और पाकिस्तान की तारीख में अगर आप स्कैंडल्स पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मुख्तलिफ स्कैंडल नज़र आएंगे, उस पर पोलिटिकल डिबेट भी नज़र आएगी, उस पर मुख्तलिफ लोगों की आरा भी नज़र आएंगी। मगर ये पहली दफ़ा है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी इस 190 मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से बरी ज़िम्मा किसी को करार नहीं दे रहे। ये एक ऐसा स्कैंडल है मेगा करप्शन का कि तारीख़ में इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द सरकारी लेवल पे और वो फ़र्द वाहिद के फ़ैसले पे कि काबीना में भी वो लिफाफा ना खोला जाए, इससे पहले कभी इतना बड़ा स्कैंडल देखने में नहीं आया। और मैं देखिए, जब से हमारी हुकूमत आई है बहुत सारे आलमी इदारों ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेशंस दी हैं, रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, फिच की रेटिंग बेहतर है, मूडीज़ की रेटिंग्स बेहतर हैं, PIA की फ़्लाइट्स बहाल हो गई हैं यूरोप के अंदर। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, वहाँ इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि इंटरेस्ट रेट का कम होना, 22% से 13% के ऊपर आ जाना, मज़ीद नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ महंगाई में 32% से 38% से वो आ जाए, बहुत बड़ी कामयाबी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रेजिलियंस के हवाले से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला का करम है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें आई हैं, फील गुड फैक्टर आया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और एक वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं ज़ाती जेब में डालने के लिए। अब ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। मैं चंद चीज़ें आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसने शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया और शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दिया, बावजूद इसके कि शहजाद अकबर और उस वक्त चेयरमैन PTI जो वज़ीर आज़म थे वो लगे रहे कि किसी तरीके से बाहर से कोई वर्डिक्ट ले रहे। बरतानिया की अदालत ने क्लियर कर दिया। MCA ने कहा हमने 5 ममालिक में इन्वेस्टिगेशन किए शहबाज शरीफ के खिलाफ, एक धेले की हमें करप्शन नहीं मिली। उसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भेजे जब्त करके। अब ये बड़ी अजीब बात है कि आपका कोई पैसा बाहर पड़ा हो, वो वहाँ की तहकीकाती इदारे की तहवील में हो, वो कॉन्फिस्केट करें और वो हुकूमत पाकिस्तान को दें। भाई, अगर वो पैसा जब्त शुदा या कॉन्फिस्केटेड नहीं था तो फिर नेशनल क्राइम, मेरा पहला सवाल ये है कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिया? अगर तो वो क्राइम की प्रोसीड्स नहीं थी, वो कॉन्फिस्केटेड नहीं था, वो जब्त शुदा नहीं था, वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी वो पैसा, पहला सवाल है। और मैं पूरी PTI को चैलेंज करता हूँ, इनके तमाम लीगल्स को, बड़ा एहतराम है अली जफ़र साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या ज़रूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया? हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा था। वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसा इसलिए दिया 190 मिलियन पाउंड का क्योंकि वो सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे लगना था। हुआ क्या? अब इस पे सवाल है मेरा PTI से, पूरी PTI को चैलेंज है, इनके बड़े से बड़े वकील को चैलेंज है कि आएँ और मुझे बताइए कि अगर ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का और सरकारी ख़जाने में जाने वाला पैसा नहीं था तो फिर बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? अब अगली स्टेज आ जाएं, जैसे ही ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा जी ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है, ये आप रख लें और पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा करा दें, वहाँ स्टोरी शुरू होती है मिली भगत की, करप्शन की। वहाँ पे चेयरमैन PTI, बानी चेयरमैन PTI, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी और ये 4-5 लोग जो ऑलरेडी प्राइवेट पार्टियों से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट कर रहे थे,
और पैसे ले रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, केपी में एक लॉ लाया गया कि आप हाउसिंग सोसाइटी बगैर 1 इंच ज़मीन के उसकी अप्रूवल ले सकेंगे, कि आप इन एंटिसिपेशन पहले ही हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन नहीं है मगर आप उसकी अप्रूवल ले लेंगे, एक लॉ लाया गया। फिर 5 कैरेट की अंगूठी मांगी गई डायमंड की, कई जेवरात, हीरे जवाहरात वो मांगे गए उन्हीं बिजनेस टाइकून से। फिर लाहौर जमान पार्क में घर बनता है, पुराना इनका जो आबाई घर था, हफीजुल्लाह साहब को कहा जाता है कि आप मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम आप यहाँ से निकल जाइए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब वहाँ रहते थे अपनी अहलिया बच्चों समेत, उनको वहाँ से बेदखल करके, वो उनका ज़ाती मामला, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मगर नया घर कंस्ट्रक्ट किया गया, करोड़ों रुपए का नया घर बनता है जमान पार्क में। उसके पैसे आए कहाँ से? आप तो कहते हैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं, वाहिद लीडर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कहता है मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे आज भी दूसरा चैलेंज, पहला चैलेंज मैंने आपको कर दिया कि अगर ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा नहीं था तो फिर एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले क्यों किया। दूसरा चैलेंज, इमरान अहमद खान न्याजी का मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि उनको वो कहाँ से खाते पीते हैं, कहाँ से आमदन आती है, कितनी आती है, और ये लाहौर का 25 करोड़ का घर कैसे बना है, जमान पार्क का नया घर बना है। आप नहर पे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, आपको नजर आएगा बिल्कुल नई नवेली कंस्ट्रक्शन है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, सब कुछ है। ये 25 करोड़ रुपया जो घर की कंस्ट्रक्शन पे लगा, ये उसी प्रॉपर्टी टाइकून से आया और ये 190 मिलियन पाउंड के एवज आया। ये सबसे बड़ी रिश्वत है। अच्छा, ये स्टोरी अब शुरू होती है, ये बैठते हैं, ये कहते हैं कि घर का पैसा चाहिए, हमने नया घर बनाना है 25 करोड़ का, हमें 5-5 कैरेट की अंगूठियां चाहिए, हमें रिश्वत का पैसा चाहिए जो हमने गुजर बसर भी करना है और हमने आगे मजीद अपने बिजनेस कारोबार ज़मीनें बढ़ानी है। फरा गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें इधर बनी गाला के साथ। बुशरा बीबी कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे अंगूठियाँ चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। अब ये सारी डील बिजनेस टाइकून से हो रही है, ये सारी चीज़ हथियाई जा रही है। अच्छा, अब ये किसी माड़े से वकील से मशवरा किया होगा, कमज़ोर होगा लीगली, उसने कहा ट्रस्ट बना लो, नेक नामी एक ट्रस्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं और मजहब का नाम लेते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाओ। ख्वाब आया है कि ये सहाबा के मकाम पे होगी, ये जेलम में होगी, इसका नाम अलकादर होगा। और जुल्फी बुखारी पहले ट्रस्टी थे, फिर ये मियाँ बीवी ट्रस्टी बन जाते हैं। भाई अगर आपने ट्रस्ट बनाना था ईदी वाले बनाते, छिपा वाले बनाते। मुल्क के अंदर फातमीद फाउंडेशन है, मुल्क के अंदर सुंदस फाउंडेशन है, सहाफ़ी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर हैं। आप कोई अच्छा ट्रस्ट बना लेते, किसी प्राइवेट इदारे को कहते ये क्या ट्रस्ट हुआ, पैसा बिजनेस टाइकून का ट्रस्ट मियाँ बीवी बना रहे हैं कि जो अंगूठियां भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, हीरे जवाहरात भी ले रहे हैं। शैम ट्रस्ट बनाया गया, उसी प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लेके, जमीन लेके, फ्रॉड ट्रस्ट बनाया गया। अब इस सारे को करने के लिए जब हुकूमत पाकिस्तान को पैसा आ गया एनसीए का और उसके हवाले कर दिया गया कि ये अवाम का पैसा है, इन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी टाइकून से इतना कुछ लेना है, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि मुझे ये पैसा माफ़ कर दें, मेरा एक जुर्माना पड़ा है अरबों रुपए का सुप्रीम कोर्ट में, आप यही पैसा उठा के वहाँ दे दें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है काजी फैजीसा साहब का, वो कहते हैं रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल। आपने एक बंदे से डकैती की है, दूसरे को आपने वो पैसे दे दिए, अवाम को कुछ नहीं मिला। अब बंद लिफाफा आया है काबीना में, कैबिनेट मेंबर्स पूछ रहे हैं, मैं ये दूसरी काबीना, तीसरी काबीना का हिस्सा हूं, मैं एक दफ़ा सूबाई काबीना में रहा हूँ, 2 दफ़ा फेडरल कैबिनेट में रहा हूँ, मैंने बंद लिफाफा आज तक नहीं देखा। काबीना में जो एजेंडा आता है बहस होती है उसके ऊपर। शहजाद अकबर बंद लिफाफा लाता है, बानी चेयरमैन पीटीआई को देता है और कहता है जी ये बंद लिफाफा, इसको मंजूर करें। 2-3 कैबिनेट मेंबर्स ने पूछा, मुराद सईद जैसे लोग पूछ रहे हैं क्या है इसके अंदर, उन्होंने कहा नहीं आपका कंसर्न नहीं है, इसको अप्रूव करें। अब ये दूसरी स्टेज है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया, आपने वो हथियाना था तो आपने रिश्वत ली, घर की शक्ल में, अंगूठियों की शक्ल में, अलकादिर की ज़मीन की शक्ल में, वो सारे पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, लाहौर का घर भी बना लिया 25 करोड़ का। रिश्वत थी, सीधा साधा रिश्वत थी। केपी में उनको लॉज बना के दिए उस प्रॉपर्टी टाइकून को। तो आपने बंद लिफाफा लाए कैबिनेट में और काबीना को कहा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसा दिया है ये हम एक और जुर्माना उन्होंने अदा करना है तो हम ये उधर जमा करा देते हैं। तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया एक फर्द वाहिद बानी चेयरमैन पीटीआई के एक फैसले से, और उस 80-90 अरब की फायदा देने के एवज अरबों रुपए कमाए बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी और फरा गोगी ने। फरा गोगी क्यों पाकिस्तानी आती है, पाकिस्तानी शहरी थी,
वनाटू का भी पासपोर्ट लिया, बक्स से पहले भाग गए यहाँ से, उनके रेड वारंट हैं, कोशिश की जा रही उनको वापस लाने की। मकसद क्या है कि काबीना के बंद लफाफे के बाद आपने वो जुर्माना सेटल कर दिया। मेरा चैलेंज है पीटीआई की लीगल टीम को भी कि आप जो बड़ी बड़ी बातें असेंबली में कर रहे हैं, बाहर निकल के कर रहे हैं, मुझे बताएं ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसा पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों दिया, क्योंकि ये पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था। इस पर आप मुझे काउंटर आर्गूमेंट दे दें। बंद लफाफा काबीना में क्यों आया, काबीना को बताया क्यों नहीं गया कि हम किस चीज़ की मंजूरी दे रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में चोर था। आप 80-90 अरब रुपए की एक लाइबिलिटी आपने सेटल की। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा जो था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिया था, वो उठा के आपने उसी प्रॉपर्टी टाइकून का एक जुर्माना वो अदा कर दिया जो इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से। तो डे लाइट रॉबरी, डकैती, तारीख में इतनी बड़ी डकैती पाकिस्तान की तारीख में नहीं। मेरा चैलेंज है, आप बाकी केसेस पे जो मर्जी कहते रहें, मुझे 190 मिलियन मेगा करप्शन केस में बता दें कि आपके पास क्या जवाब था काबीना से बंद लफाफा मंजूर करा के 80-90 अरब रुपए का एक टीका लगाने का कौम को। हमें बातें करते थे पनामा जी, इकामा जी, फलां, तो मंजूर पापड़ वाला, तो फलां वाला। तो वो जो केसेस का निकला है, जो झूठे केसेस बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस जो हैं हम बाइज्जत बरी हुए हैं। आप मुझे इस एक केस की जस्टिफिकेशन दे दें कि काबीना का क्या काम है कि वो बंद लफाफे को मंजूर करे, और आपका क्या काम था कि आपने 25 करोड़ का लाहौर में घर भी ले लिया, आपने अंगूठियां भी ले ली, हीरे जवाहरात भी ले लिए, एक शैम ट्रस्ट भी बना दिया, भर्ती के लोग रखे हुए हैं कैमरे के लिए दिखाने के लिए कि जी ये 10-15 लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी डिग्री हुई है? अल-कादिर को एस्टैब्लिश हुए कई साल हो गए हैं। मुझे बता दें कि कोई आपको नजर आया हो कि जी ये अल-कादिर से पढ़ा हुआ बच्चा है हमारा। और मियाँ बीवी कौन सा ट्रस्ट बनाते हैं? आपने ट्रस्ट बनाना था एजुकेशन में। शहजाद रॉय साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और 100 लोग हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए दानिश स्कूल्स हैं, 100 प्रोजेक्ट हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। और बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी बुशरा बीबी, उनकी फराह गोगी, ये तमाम लोगों के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं कि आप ये साबित कर दें कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था। आप ये साबित कर दें कि बंद लफाफा नहीं लाया गया काबीना में। आप ये साबित कर दें कि लाहौर का घर 25 करोड़ का नहीं बना। आप ये साबित कर दें कि 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां नहीं लेते रहे। आप ये साबित कर दें कि करोड़ों रुपया करप्शन का नहीं आया। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं इस बात को कि अल-कादिर करप्शन मेगा करप्शन स्कैंडल है। 190 मिलियन पाउंड में 80-90 अरब रुपया इस कौम का हथियाया गया है। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो किया है वो भुगतना भी पड़ेगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और मैं मकसद सिर्फ इतना था कि ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। मेरा पूरी पीटीआई को चैलेंज है कि ये जो मैंने आज बातें की हैं, इसका 2% भी आप जवाब दे दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं। मगर इस मेगा करप्शन स्कैंडल की ना कोई जस्टिफिकेशन है, ना कोई आपके पास इसकी कोई तौजीह है, ना कोई वजह है। वजह सिर्फ एक थी कि आपके बानी चेयरमैन पीटीआई का कोई जरिया आमदन नहीं था। उसने अपनी बीवी फराह गोगी के साथ मिलकर अरबों रुपए इस कौम के हथियाए हैं। और नेशनल क्राइम एजेंसी को भी जो पैसा आया था वो आपको चाहिए था कि आप वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में रखते और फलाई मनसूबों पर लगाते। मगर अफसोस कि ये अरबों रुपया कौम का खा गए, और कौम इनसे जवाब मांगती है कि अब जवाब दो कि ये अरबों रुपया क्यों खाया है और ये कहाँ लगा है। देखिए बात यह है कि मेगा करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर तो देखिए ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। कोई बंदा कत्ल कर दे और कहे कि जी मुझे कत्ल माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट कर लेता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से बढ़ें, मगर करप्शन पे डील या नैरो नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, उनको पता है कि इसमें उनके लिए मुश्किल होगा निकलना, बिकॉज करप्शन की भी है। वो डील का कोई ना कोई कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऊपर से प्रेशर रखो मगर अंदर से कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं भुगतना चाहता, ये मेरे से गलती हो गई। तो ये चीज़ें भी सामने हैं। और बाकी जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात है वो उनका अपना मामला है, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ।
किसने कराया? उनके नाम स्टाफ लिस्ट पे डाल गए थे, आप इस वक्त केयरटेकर हुकूमत नहीं फरा गोगी साहबा पहले निकल गई थी, ये बिल्कुल आखिरी दिनों में निकली हैं, खान साहब का आखिरी 2-3 दिनों के अंदर। और देखिए शरारत अकबर को तो मैं आज भी दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान, इतने केसेस बनाए थे ना, अब अपनी बारी आई है तो देखिए इस तरह दौड़ नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। हम कहते थे कि ये इक़्तिदार जो है ये वक्त का धारा होता है, कभी इधर है कभी उधर है, ना करें। पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों पे केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है, इधर इधर बैठता था असेंबली के अंदर, आए ना आके फेस करे, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कुछ इस पर वर्किंग की हुई है, मैं चाहूँगा कि सारे वापस आए आके किसी को। देखिए ये कोई बहादुरी नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा लेना और हाँपना और सीना को भी करना और कहना कि मुझे सांस नहीं आ रहा और कहना कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है और उसके बाद बाहर बैठ के बड़े बड़े वीलॉग करना, ये छोड़ दें। ये काम बातें करनी थी इधर खड़े होके करते, ग्राउंड पे खड़े होके करते, हम नहीं करते रहे आपके दौर में। बदतरीन आपकी ऑपोजिशन थी, एक दिन मैं पीछे हटा हूं या मैंने को बात करने से गुरेज किया हो, हम फेस करते थे आपको। अब वीलॉग है और कैमरा है और यहां पे ऑक्सीजन था और यूं यूं था। अब किधर गया ऑक्सीजन मास्क? यहां तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती पाकिस्तान के अंदर। बातें करते थे दूसरों की बीमारी के ऊपर, अपना ये हाल है कि ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, उसका पाइप भी कनेक्टेड नहीं और कह रहे हैं कि जी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो ये फनकार जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया और पाकिस्तान से फ़रार हो गए, आजकल पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बैठ के बड़ी बड़ी वहाँ पे बातें करते हैं। तो आओ ना मैदान में आके बात करो और आके सामना करो। बाहर बैठ के बात करना बड़ा आसान है। और कल लंदन में भी इनको बहुत नमोशी का सामना करना पड़ा। साहबजादा जहांगीर चीकू नामी आदमी को भी उन्होंने निकाल दिया कमरे से, बाकी लोगों को भी निकाल दिया। कमरा नहीं मिला इनको पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर मीटिंग करने के लिए। और वहाँ पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाने का इरादा था। कल लंदन का फ्लॉप शो हुआ है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोगों को भी समझ आ रही है कि ये लोग अपने मफाद के लोग हैं, ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं और इनकी सियासत सिर्फ पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए। सर ये बताएं, हमें भी पता है, सबको पता है कि जिन दिनों ये अलकादर की डील हुई उन्हीं दिनों उसके आसपास ही ये ज़मीनें भी ट्रांसफ़र हुई अलकादर की भी, जो इसकी जो कैबिनेट में बंद लिफाफा हुआ था वो कब आप बंद लिफाफा मीडिया के सामने या आवाम के सामने खोलने जा रहे हैं? और वो जो पैसे थे 60-70 अरब रुपए जो भरते हैं 190 मिलियन पाउंड, उन पैसों का क्या स्टेटस है? और जो इसमें एक्यूज थे मलिक रियाज और उनके फर्जंद, उनके बारे में आपकी क्या? देखिए ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट का फैसला आना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे ट्रायल कोर्ट के फैसले को इफेक्ट हो। ट्रायल कोर्ट ने तमाम एविडेंस देखी है, जो एविडेंस हुकूमत को कहेंगे हम पेश कर देंगे। जो एविडेंस पेश की गई है मैं समझता हूँ वो बहुत ग्लेयरिंग एविडेंस थी, नाकाबिल तरदीद सबूत थे, वो सारे फराहम कर दिए गए हैं। और वो जो 70-80 अरब रुपया है वो तो उन्होंने जुर्माना अदा कर दिया ना पुराना वाला सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी किस्तें जा रही हैं। और हम चाहते हैं कि ये फैसला आएगा तो पढ़ के उस पर कॉमेंट किया जा सकता है ना, जो भी फैसला आए। अभी फ़िलहाल इसकी उस पर कॉमेंट करना एविडेंस की स्टेज पे, मैंने जो हकायक थे आपके सामने रखे हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी फैसला आता है उसके बाद फिर मजीद इस पर बात हो। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का सेशन पैनल जारी और आपके एफर्ट्स हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लेके, तो कल अगर फैसला आता है तो जो मुज़ाकराती कमेटी के अंडरस्टैंडिंग का लेवल है जो गवर्नमेंट का, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा या इसके दरमियान? देखिए जहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है इसमें कोई इनकार नहीं है और हम बातचीत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मुस्बत अंदाज में करें, बातचीत करना चाहते हैं। वहाँ पे इसका ये तासुर ना लिया जाए कि इसमें अरबों रुपए की करप्शन पे पर्दा डाल देंगे, ये हम डील नहीं कर सकते। ना हमारी ये इस्तात है, ना ये पोजीशन है, ना हम ये करना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का अगर हम 70-80 अरब रुपए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो फिर किस बात की सियासत? पाकिस्तान सबसे पहले है। ये जो डील मांगने की कोशिश है ये बिल्कुल मैंडेट नहीं है और ये ना होना चाहिए। तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कड्डो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है भाई, किधर है बताएं ना, कहाँ गया है? तो इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं करप्शन के केसेस का। साहब वज़ीर आज़म जब भी ट्वीट करते हैं या वो तकरीर करते हैं तो वो ये फरमाते हैं कि सिपह सलार और वो एक पेज पे है, तो
सिपा सलार में जो मुलाकातें अभी हालिया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से की हैं, इसमें वज़ीर आज़म या आपकी काबीना को पहले एतमाद में लिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो काविश है इकोनॉमिक फ्रंट पे, बिल्कुल उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा लायक तहसीन है सिपाही सालार का जो रोल है, और वज़ीर आज़म इसको बिल्कुल हर दफ़ा एक्नॉलेज करते हैं। तो एक टीम वर्क है जिसके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हुई है, डिफ़ॉल्ट से बचें। तो बाकी मैं इस पे बाकी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा डायरेक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ट्रंप के जो दावतनामे मिल रहे हैं पूरी दुनिया में, उनका 20 जनवरी को ओथ लेना चाह रहे हैं, तो हुकूमत कोई ऑफिशियल कोई भी दावतनामा मौसूल हुआ? अभी तक तो जो भंगड़े डाल रहे थे उन्होंने भंगड़े भी वापस कर दी, मिठाई भी वापस कर दी। बिलावल साहब सुनाए जा रहे हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब को तो इन्विटेशन अभी तक नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत सोशल मीडिया पे गंद किया इस कैंपेन के हवाले से, और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है इनको मायूसी हुई है खासी हद तक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे ज़ाहिर किए हैं। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। 190 मिलियन पाउंड मुंतज़िर हैं कि कोर्ट का जो फैसला आता है उसके मुताबिक ही हो जाएगा। बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खत लिखा है तैनाती के हवाले से। 26 जनवरी को उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, और उन्होंने गिला किया कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कंसल्टेशन क्यों नहीं की उम्र में। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है एज ए स्पोक्समैन? देखिए, इस पर मज़ीद मालूमात के बाद ही मौक़िफ़ दे सकते हैं।